हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आर्किटेक्ट प्रशांत पारदी, प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट फ्रॉम नागपुर। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग एक सैंक्शन मैप को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने हाल ही में यहाँ पे बनाया हुआ था एनआईटी नागपुर के लिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एक सिंगल फैमिली रेजिडेंशियल सैंक्शन मैप हम लोगों ने किस तरह से बनाया हुआ है और क्या क्या इसमें डिटेलिंग्स यूज़ की हुई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। सबसे पहली बात दोस्तों, ये सैंक्शन मैप जो बनाया हुआ है ये एक्चुअली में एक सिंगल फैमिली यूनिट के लिए। अब जब भी आप कोई भी अगर आप सैंक्शन मैप बनाते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट रहता है वो रहता है हमारा ड्राइंग का पार्ट, और दूसरा जो पार्ट रहता है वो रहता है उसके एरिया जो डिटेल्स है, जैसे कि उसके अपना प्लॉट डिटेल्स, उसके एरिया स्टेटमेंट और कैलकुलेशन पार्ट। तो हम लोग हमेशा जब भी ड्राइंग बनाते हैं तो इसे इस तरह के टेम्पलेट्स में बनाते हैं। हाँ, जो ऑफिसेस रहते हैं, जो फर्म रहते हैं या जो आर्किटेक्ट रहता है, उनके टेम्पलेट्स में कुछ छोटे मोटे वेरिएशन हो सकते हैं, बट एट द एंड जो कंटेंट होगा वो हमेशा सेम रहेगा। प्रेजेंटेशन देने का तरीका है वो में भी चेंज हो सकता है। तो आज इसे हम लोग इसके में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इसके ड्राइंग पार्ट की हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट में, कि यहाँ पे ड्राइंग्स में क्या क्या चीज़ें बनी हुई है। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है, जब भी हम लोग सैंक्शन मैप बनाते हैं तो उसमें बेसिक जो ड्राइंग्स है वो है हमारे फ्लोर प्लान्स, उसके बाद में साइड प्लान, एक एलिवेशन, दो सेक्शन और हमारे की प्लान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स बनी हुई है। इसी की तरह दोस्तों हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का और सोलर का एक टिपिकल ड्राइंग हमें शो करना पड़ता है। तो ये एक्चुअली कैसे एक ब्लॉक बना हुआ है जिसे हम लोग हमारे हर ड्राइंग में यूज़ करते हैं। तो आपको भी जब भी अगर आपको कॉर्पोरेशन में आप ड्राइंग देते हैं तो आपको ये ब्लॉक आपको हमेशा बनाना पड़ता है। तो ये हमारा ड्राइंग का पार्ट हो जाता है दोस्तों। दूसरा पार्ट जो रहता है वो रहता है उसका जो आपका प्लॉट डिटेल है वो, एरिया स्टेटमेंट, लेजेंड्स, ओपनिंग के शेड्यूल्स और आर्किटेक्ट के साइन, क्लाइंट के साइन और ड्राइंग के जो बेसिक जो डिटेल्स है वो। अब बेसिक डिटेल्स इट मीन्स कि जैसे ड्राइंग किसने बनाया हुआ है, चेक किसने किया है, इसमें क्या स्केल में काम हुआ है, उसकी डेट और नॉट डायरेक्शन। प्लस उसके नीचे अगर सपोज आपको अगर लग रहा है कि आपको आपके फॉर्म का या फिर आपके ऑफिस का डिटेल देना है तो आप वो उसमें दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे फॉर्म का पूरा जो डिटेल है वो इसमें दिया हुआ है। इसकी वजह से हमेशा इसको जो भी ड्राइंग देखेगा उसे पता रहेगा कि ये ड्राइंग किसने बनाया हुआ है करके। तो सबसे पहले बात दोस्तों, इसके ड्राइंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो रहता है हमारा फ्लोर प्लान का। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी कि यहाँ एक्चुअल में हम लोग एक सिंगल फैमिली यूनिट बना रहे हैं, मतलब कि ये पूरी बिल्डिंग एक सिंगल फैमिली के लिए यूज़ में आने वाली है। अब ये जो पूरी बिल्डिंग है ये एक्चुअल में है G+2 का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होगा कि एक हमारा किचन रहेगा, हॉल एरिया रहेगा और हमारे नंबर ऑफ बेडरूम्स रहेंगे, इसको उसको कनेक्टिविटी के लिए टॉयलेट्स रहेंगे। तो ये सारे बेसिक चीज़ें रहेंगी। अब सबसे पहली बात दोस्तों, इसके ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले इसके साइड प्लान से स्टार्ट करते हैं। तो इसका ओरिएंटेशन इस तरह से कि ये एक्चुअल में एक कॉर्नर प्लॉट है जिसमें दो साइड में रोड आ रहा है और जो दो साइड है उसमें प्लॉट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो रोड आ रहा है हमारा, एक जो रोड है वो 7.5 स्क्वायर मीटर का है, दूसरा जो रोड है वो हमारा 6 मीटर का रोड है। अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ ये एक्चुअली ये है अटैच कंस्ट्रक्शन, सेमी डिटैच कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, एक जो साइड है वो कॉमन वॉल लिया है और हम लोगों ने शेयरिंग में दूसरे साइड में जो प्लॉट ओनर है उसके साथ ये वॉल को हमने कॉमन लिया है। हम लोग चारों साइड में यहाँ पे मार्जिन नहीं छोड़ रहे। तो इसमें क्या होता है कि जब भी अगर आप सपोज चारों साइड से मार्जिन नहीं छोड़ते और एक साइड से आप कॉमन वॉल लेते हो तो उसका बेसिकली रूल ये है कि आपको रोड के साइड में तो 3 मीटर की मार्जिन छोड़नी है, बट रेस्ट ऑफ बाकी दूसरे साइड में भी आपको 3 मीटर की ही मार्जिन छोड़नी पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3 साइड में हमारा 3 मीटर का मार्जिन है और ये साइड में हमारा कॉमन वॉल होने की वजह से इसको अटैच हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन करते टाइम पे आपको हमेशा एक याद रखना है कि आप इस वाले साइड में, मतलब प्लॉट नंबर 92 के साइड में आप कोई भी ओपनिंग्स नहीं दे सकते, जैसे कि आपका डोर, आपके विंडो और वेंटिलेटर, इस टाइप की कोई भी चीज़ आपको ये वॉल के ऊपर आपको नहीं देनी है। आप जो भी प्लान करोगे आपको दूसरे वॉल पे आपके प्लान करना है। अब इसके फ्लोर प्लान की बात करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले बात दोस्तों, यहाँ पे एक अंदर के साइड से स्टेयरकेस दिया हुआ है। स्टेयरकेस का सेम ट्रेड का जो साइज है वो दिया है 0.25 मीटर और राइजर का जो साइज दिया है वो दिया है 0.15 मीटर। और इसकी जो विड्थ है, मतलब आपको ये जो विड्थ दिख रही है ये 1 मीटर की है और यहाँ पे भी जो विड्थ है वो 1 मीटर की है। तो इट मीन्स कि 1 मीटर का विड्थ का एक स्टेयरकेस है। जब भी हम सिंगल फैमिली के लिए कोई स्टेयरकेस बना रहे हैं तो उसके मिनिमम जो विड्थ रहती है वो 1 मीटर की रहती है। अब दोस्तों जैसे हम लोग यहाँ से इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक डोर दिया हुआ है, जो कि डोर का जो साइज है वो 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर, जो एक स्टैंडर्ड डायमेंशन रहता है। इसी तरह यहाँ पे हॉल बना हुआ है, हॉल के साथ साथ यहाँ पे किचन एरिया दिया हुआ है
एक टॉयलेट दी हुई है जो कि कॉमन है और इसके साथ एक बेडरूम है। तो ग्राउंड फ्लोर पे एक्चुअल में एक हॉल, किचन और बेडरूम बन रहा है और अंदर और एक टॉयलेट बना हुआ है। बाकी के साइड में इसकी ओपनिंग के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इस साइड में हम लोगों ने कोई भी ओपनिंग नहीं प्रोवाइड की हुई है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसकी ओपनिंग यहाँ पे हॉल के लिए यहाँ पे एक इसका विंडो आ रहा है वेंटिलेशन के लिए, दूसरा किचन के लिए वेंटिलेशन यहाँ पे आ रहा है, टॉयलेट का वेंटिलेशन यहाँ पे और बेडरूम का जो वेंटिलेशन वो इस जगह पे आ रहा है। तो इस तरह से इसका प्लान आ रहा है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि हैबिटेबल रूम की जो स्टैंडर्ड चीज़ें जो रहती है वो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं एक बार आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि आप कभी भी अगर आप कोई हैबिटेबल रूम बना रहे हैं तो हैबिटेबल रूम का रूल ये है कि आपको कोई भी हैबिटेबल रूम कम से कम 7.5 स्क्वायर मीटर का आपको मिनिमम एरिया रखना है और आपका उनमें से एक हैबिटेबल जो रूम है वो कम से कम 9.5 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए और बाकी के जो हैबिटेबल रूम है वो 7.5 स्क्वायर मीटर के होने चाहिए। तो इस तरह से आपको कभी भी हैबिटेबल रूम को आपको रखना है। अब हैबिटेबल रूम में कौन सी चीज़ें आती है, तो हॉल, ड्राइंग रूम, आपके बेडरूम, ये सारे जो है ये हैबिटेबल रूम है। तो इनको आपको हमेशा इसमें आपको इस नॉर्म्स के हिसाब से रखना है। किचन, स्टोर रूम और टॉयलेट ये हैबिटेबल रूम में नहीं आते, तो इसके लिए आप अगर उससे कम का भी एरिया रहा तो वो कंसिडर्ड है। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने आउटर जो वॉल ली वो एक्चुअल में हमारे 0.15 मीटर की रखी हुई है और अंदर की इंटरनल वॉल जो है वो हमारी 0.115 मीटर की है। तो इस तरह से इसका प्लानिंग हुआ है। इसी तरह से दोस्तों जैसे हम लोग ऊपर में आ रहे हैं तो ऊपर के साइड में हम लोगों ने क्या किया है, हमारे 2 बेडरूम और 1 रूम बन रहा है। इसी के साथ यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट इसमें दिया हुआ है। अब जो दोनों जो बेडरूम है उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, बालकनी हम लोगों ने प्रोजेक्ट की हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप बालकनी निकाल रहे हैं तो आपकी जो मार्जिनल लाइन है वहाँ से आपको मिनिमम 1 मीटर का आपको बालकनी निकालना है और उस 1 मीटर के बाद में क्लियर जो मार्जिन है प्लॉट लाइन का वो 2 मीटर का रहना चाहिए। तो ये उसका बेसिक रूल है। इसलिए हम लोग कभी भी क्या करते हैं, जिस साइड में मिनिमम 3 मीटर का हम लोगों ने मार्जिन छोड़ा उसी साइड में हम लोग 1 मीटर का बालकनी हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ को फॉलो किया हुआ है। तो यहाँ पे एक बेडरूम हमारा बन रहा है जिसके लिए एक बालकनी के लिए एक ओपनिंग रखी हुई है और ये ओपन बालकनी टाइप में ही बन रहा है। दूसरा यहाँ पे भी जो बेडरूम आ रहा है उसके लिए भी एक ओपन बालकनी दी हुई है। टॉयलेट का जो साइज़ दिया हुआ वो एक स्टैंडर्ड मिनिमम साइज़ दिया हुआ जो कि है 1.8 मीटर इंटू 1.2 मीटर का, प्लस इसके साथ इसका वेंटिलेशन दिया हुआ और आपका डोर दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका प्लान हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों महाराष्ट्र में यूडीसीपीआर के अकॉर्डिंग हमें टेरेस फ्लोर का भी प्लान शो करना पड़ता है, जिसमें हम लोग एक बेसिकली क्या करते हैं कि स्टेयरकेस की पोजीशन साथ ही इसमें जिस साइड में स्लोप आ रहे हैं उन स्लोप को हमें शो करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वो स्लोप शो किए हुए हैं और इस तरह से ये ड्राइंग इसका बना हुआ है। साइड प्लान का मैंने आपको बता दिया था कि साइड प्लान में बेसिकली क्या होता है कि आप जो मार्जिन ले रहे हो वो मार्जिन आपको बतानी पड़ती है, प्लस आपके चारों साइड में ओरिएंटेशन क्या है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 साइड में रोड आ रहे हैं और दूसरे साइड में प्लॉट्स आ रहे हैं, तो वो जो प्लॉट आ रहा है उसका प्लॉट नंबर वो हमें मेंशन करना है, प्लस जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको थिक ब्लैक कलर के लाइन में रखना है और उसमें लिखना है आपको प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन ऑन प्लॉट नंबर जो भी आपका होगा वो आपको इसमें मेंशन करना है। प्लस आपको डायमेंशंस देने, तो डायमेंशन हमेशा आपको 2 लेयर में देने। एक जो लेयर रहेंगी फर्स्ट लेयर इसमें आपको मार्जिन्स प्लस कंस्ट्रक्शन देन मार्जिन और उसके ऊपर ओवरऑल डायमेंशन, यही चीज़ आपको दूसरे साइड में भी करनी है। तो इस तरह से आपका साइड प्लान आपका बन जाता है। अब इसी तरह से दोस्तों आपको इसका एक फ्रंट एलिवेशन बनाना है जिसमें आपको हमेशा एक याद रखना है कि आपको लेवल्स पहले सबसे पहली बात तो आपको शो करने हैं। आपका ग्राउंड लेवल आ जाएगा, उसके ऊपर प्लिंथ लेवल आपको शो करना है और एलिवेशन में आपको इसको डॉटेड में इस तरह से सेंटर लाइन वाले फॉर्म में आपको शो करना है। तो इसमें आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और टेरेस फ्लोर आएगा। डायमेंशंस में भी आपको 2 लेयर में डायमेंशन रखने हैं। फर्स्ट जो डायमेंशन रहेगा वो आपका प्लिंथ का हाइट, देन फिर स्लैब टू स्लैब जो हाइट आ रही है वो आपको देनी है। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको टावर का और पैरापेट के हाइट को आपको नहीं देना है, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशंस जो होती है वो एक्चुअली हमारे स्लैब हाइट को कैलकुलेट करके लिया जाता है, इसलिए आपको क्या करना है इस हाइट को नहीं देना। हाँ, आप सेक्शन में अगर आप देना चाहें तो आप वहाँ पे दे सकते हैं और साथ में सेकंड लेयर में आपको ओवरऑल इसका हाइट आपको देना है। अब इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों इसके 2 सेक्शंस की। तो 2 सेक्शन आप जब भी कट कर रहे हैं आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको एक जो सेक्शन है वो आपको स्टेयरकेस के क्रॉस सेक्शन के थ्रू ही कट करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। कोई भी अगर सेक्शन जो चेक करता है वो स्टेयरकेस के क्रॉस सेक्शन को चेक करता है, क्योंकि इसी की वजह से हमें बिल्डिंग्स के जो लेवल्स है वो समझ में आती है। तो आपको इस तरह से इसके सेक्शन को आपको बनाना है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हम लोगों ने स्टेयरकेस का सेक्शन बनाया हुआ है, प्लस ट्रेड और राइजर के जो साइजेस दिए वो दिए हुए हैं
और फिर यहाँ पे ओवरऑल हाइट जो है वो हम लोगों ने इसमें मेंशन की है। इसी तरह से आपको हर एक जो चीज़ है, जैसे ये अब स्टेयरकेस टावर आ रहा है तो आपको स्टेयरकेस टावर इसमें लिखना है। अगर कोई जो भी सेक्शन में कट जिसके थ्रू कट हो रहा है, जैसे बेडरूम के थ्रू कट हो रहा है तो आपको बेडरूम लिखना है इसमें। जो भी आपके रूम्स आ रहे होंगे वो आपको इसमें मेंशन करना है। इसी तरह से दोस्तों इसका सेक्शन दूसरा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा इसका। तो ये सेक्शन भी आपको हमेशा ट्राई करना कि आपको ज़्यादातर आपकी जो ओपनिंग्स है उसके थ्रू कट हो। प्लस यहाँ पे हाइट जो दे रहे हैं, हाइट में भी आपको प्लिंथ हाइट, देन फिर आपकी स्लैब को छोड़ के जो हाइट आ रही है वो, फिर स्लैब थिकनेस, फिर क्लियर हाइट, फिर स्लैब थिकनेस, क्लियर हाइट, स्लैब थिकनेस, इस तरह से देना है और ओवरऑल हाइट दे देना है। पैराफिट की जो हाइट है वो आप एडिशनली यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो इस तरह से आपको इसमें मेंशन करना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे फ्लोर प्लान्स, साइड प्लान, एलिवेशन और सेक्शन हो जाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग की प्लान की। तो की प्लान का बेसिकली पर्पज ये होता है कि हम लोग जो उसका एरिया कैलकुलेट कर सके तो कि हमारा कितना प्रपोज एरिया जा रहा है, उसके लिए इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों आपको ये क्या करना है, जैसे कि अलग अलग जो फ्लोर्स है हमारे, अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये हमारा टिपिकल फ्लोर है और ये हमारा एक ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। तो इन दोनों में की डायरेक्टली पॉलीलाइंस लेनी। पॉलीलाइन मतलब क्या, आउटर लाइन। हम लोगों ने क्या किया है, जैसे ग्राउंड फ्लोर की आउटर लाइन ले ली और उसे यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसके हिसाब से हम लोग क्या है, इसका सीधा दो पार्ट में डिवाइड करके इसका एरिया निकाला हुआ। तो हमारा ग्राउंड फ्लोर का जो एरिया है वो इतना आ रहा है। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, फर्स्ट टू सेकंड फ्लोर का भी करना है, उसका भी डायरेक्टली आपको क्या करना है, पॉलीलाइन ले लेना है और उसका एरिया निकाल के आपको सीधा इसमें मेंशन कर देना आपके एरिया स्टेटमेंट वाले शेड्यूल में। अब जब यहाँ पे क्या होता है कि आपका इसी के नीचे हम लोगों ने क्या किया, टोटल पी लाइन एरिया फॉर ऑल फ्लोर, जिसमें क्या है हमारा नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोर 2 थे तो ओवरऑल इंटू नंबर ऑफ फ्लोर प्लस हमारा ग्राउंड फ्लोर एरिया, तो जो हमारा एरिया रहा है वो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसके शेड्यूल्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर में आपका जो प्लॉट का डिटेल है वो आपको देना है, जिसमें आपका प्रपोज सिंगल फैमिली यूनिट। अब ये सिंगल फैमिली है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल फैमिली यूज़ किया हुआ है। अगर ये मल्टी फैमिली होता तो हमें यहाँ पे मल्टी फैमिली यूनिट लिखना पड़ता रेसिडेंशियल के लिए। और उसके साथ आपको क्या करना है, आपका जो प्लॉट है उसका डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ। उसी के नीचे आपको ओनर का जो नाम है वो आपको इसमें मेंशन करना है। उसी के नीचे क्या होगा, इसका एरिया स्टेटमेंट बनेगा। तो अब एरिया स्टेटमेंट में जब बात आती है तो हम लोगों ने क्या किया, ये एक्चुअली UDCPR में फॉर्मेट दिया हुआ था, उसी फॉर्मेट को इसको में कॉपी करके हम लोगों ने इसमें यूज़ किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखेंगे, ऊपर में एरिया स्टेटमेंट, उसके नीचे हम लोगों ने सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, परमिसिबल एरिया इन स्क्वायर मीटर और प्रपोज्ड एरिया इन स्क्वायर मीटर। परमिसिबल एरिया मतलब कितना, कि आपके जितना प्लॉट है उसके हिसाब से आपको कितनी मैक्सिमम एरिया की परमिशन है, और प्रपोज्ड कहाँ से आएगा, वो आएगा आपके इस कैलकुलेशन पार्ट से। तो आपको इस तरह से आपको हमेशा याद बनाना है। और आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी कि आपका परमिसिबल एरिया हमेशा ज़्यादा रहेगा प्रपोज्ड एरिया से, क्योंकि आपको इतनी की परमिशन है, आप इससे ज़्यादा का नहीं बना सकते, आप इससे कम का बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इसमें रखना है। तो सबसे पहला ये जो ब्लॉक है ये एक्चुअली दिया रहता है कि सेल डेट या फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसके ऊपर में आपको कितना एरिया दिया हुआ है, तो वो एरिया आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एज पर RL के हिसाब से एरिया इसमें लिखा हुआ है कि RL में जो एरिया दिया हुआ वो हम लोगों ने इसमें मेंशन किया हुआ है। इसी के नीचे आता है हमारा बेसिक FSI, जो कि ऑल ओवर महाराष्ट्र में जो यूनिवर्सल है वो है 1.1 का FSI। तो हम लोगों ने क्या किया, 1.1 इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट। तो हमारा जो एरिया आ रहा है वो हमें मिल रहा है 148.258 स्क्वायर मीटर का हमें परमिसिबल है। अब हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या एक्चुअली क्या हो रहा है, प्रपोज्ड एरिया इससे ज़्यादा जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब बेसिक में हमारा फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एंशिलरी FSI को यूज़ कर रहे हैं, जो कि रहता है हमारा 60% ऑफ टोटल प्रपोज्ड FSI। तो जैसा बेसिक FSI 1.1 है तो इसका 60% हमें निकालना है और उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होगी। अब इन दोनों कैलकुलेशन को अगर हम लोग प्लस कर देते तो हमारा जो एक्चुअली परमिसिबल एरिया आ रहा है वो आ रहा है इतना, जो कि हमारे प्रपोज्ड एरिया से कम है, सॉरी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से हम लोग ये 2 FSI में हमारा काम हो सकता है। इसी के अलावा हम लोग प्रीमियम एरिया भी परचेस कर सकते हैं या फिर हम लोग TDR भी परचेस कर सकते हैं, बट TDR काफ़ी कॉस्टली होता है और उसके लिए हमें अलग से परमिशन निकालनी पड़ती है, और सिंगल फैमिली इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए हम लोगों ने इतने एरिया में इसका कंजम्पशन किया हुआ है। तो इस तरह से हमारा एरिया स्टेटमेंट हमारा बन जाएगा। इसी के नीचे दोस्तों आपको लेजेंड्स का एक ब्लॉक बनाना है। लेजेंड्स में क्या होगा, आपका प्लॉट लाइन आपको शो करनी है। अब एक्चुअली हम लोग जो प्रिंट निकालते हैं वो तो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट रहता है, तो जो हमारे प्लॉट लाइन रहती है वो ऑलरेडी ब्लैक लाइन में रहती है।
हमें प्रपोज कंस्ट्रक्शन लाइन शो करनी पड़ती है, जो कि एक्चुअली रेड में रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइड प्लान में जब प्रिंट निकालते हैं तब इसे रेड कलर से मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रेड लाइन ये बन जाता है और इसमें हमें वो लाइन शो करनी पड़ती है। अब इसी के अलावा अगर सपोज कोई अगर एग्जिस्टिंग में स्ट्रक्चर है तो वो हमें इसमें शो करना पड़ता है। और अगर सपोज आपका कोई एग्जिस्टिंग में कोई स्ट्रक्चर आप डिमोलिशन करना हो तो उसको आपको डॉटेड में शो करना पड़ता है। तो वो लेजेंड का एक ब्लॉक है। इसी के नीचे आपका ओपनिंग का शेड्यूल दिया हुआ है। तो ओपनिंग के शेड्यूल में आपके जो अलग अलग टाइप के डोर्स हो गए, आपके विंडो हो गए, आपके वेंटिलेटर हो गए, उनके साइजेस दिए रहेंगे और वो किस मटेरियल से बन रहा है उसका डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ रहता है। इसके नीचे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये सिंगल फैमिली यूनिट है। तो सिंगल फैमिली यूनिट का डीसीआर में रूल दिया हुआ है कि अगर सपोज कोई भी आप सिंगल फैमिली यूनिट बना रहे हो तो उसको आपको पार्किंग शो करने की जरूरत नहीं है जब तक आपका प्लॉट एरिया 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का नहीं हो जाता। अगर हाँ आपका प्लॉट एरिया 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है और अगर वो सिंगल फैमिली है तो भी आपको पार्किंग शो करनी पड़ेगी। बट अगर 300 स्क्वायर मीटर से कम का है और अगर आप सिंगल फैमिली के बना रहे हो तो आपको पार्किंग नहीं शो करना है। हाँ, अगर मल्टी फैमिली होगा तो उस केस में फिर आपको पार्किंग शो करनी है। इसलिए हम लोगों ने हमारे ड्राइंग में कहीं पे भी पार्किंग का कुछ भी शेड्यूल और उसका जो प्लानिंग है वो हम लोगों ने इसमें नहीं दिया है। अब इसके नीचे दोस्तों हम लोगों ने हमारा आर्किटेक्ट का जो सर्टिफिकेट है वो है इसमें बना के रखा हुआ है। इसके ऊपर प्रिंट होने के बाद हम लोग साइन और स्टैम्प प्रोवाइड करेंगे। इसी के नीचे क्लाइंट का डिक्लेरेशन रहेगा और उसका साइन और सिग्नेचर रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारी सैंक्शन का जो ड्राइंग है वो हमारा बन जाता है। तो ये ड्राइंग आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही आपके जो भी सजेशंस होंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको आर्किटेक्चर या फिर इंटीरियर की जो भी सर्विसेज चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो मेरे प्रोफाइल में दिया हुआ है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।